नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लक्ष्य बैच में से गणित में आयतन यानी कि वॉल्यूम का पहला पार्ट, अर्थात इसके बाद वॉल्यूम का हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, है ना। ये सब टॉपिक देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सब टॉपिक जो पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं और जिनका कंठस्थ है वही एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, अन्यथा ऐसे क्वेश्चंस देख करके सीधा आप छोड़ करके अपने बाकी क्वेश्चन की ओर शिफ्ट कीजिए। क्योंकि अब ऐसा ही इस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप भैया कभी इसको पढ़े नहीं है और एग्जाम में अचानक से आपसे बन जाएगा, ऐसा इसके साथ नहीं है। इसको आपको पहले से पढ़े रहना होगा, इसके फॉर्मूला आपको याद रहेंगे, तभी आपसे टॉपिक बनेगा, अन्यथा इसको एग्जाम में पलटने का, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम में बैठने का माइंड सेट ही है कि हर एक क्वेश्चन में जब बराबर नंबर है तो जिस क्वेश्चन में हमको कम टाइम लगे उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ना सीखिए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपको क्या क्वेश्चन बनाना है, यह नहीं, उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि वो क्या क्वेश्चन छोड़ना है। क्योंकि जो आप क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, सही क्वेश्चन को जो आपसे सही में आपका टाइम वेस्ट करता, अगर आपको वो समझ है तो दोस्तों आप बहुत सारा टाइम बचा लेंगे अपना, और बचे हुए टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। इसलिए याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना किसे है ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अगर आप इसको प्रैक्टिस किए हुए हैं घर में दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे, बहुत टफ नहीं होते, मगर इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। भाई हम आते हैं दोस्तों, आज आयतन वॉल्यूम का पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, ये 30 में से 28वें नंबर का वीडियो है। ठीक, ये वाला टैग लिखा हुआ जिस क्वेश्चन में आएगा उस क्वेश्चन का जो आंसर, जो भी दोस्तों व्हाट्सएप में हमारे मैसेज करके उसका आंसर भेजेगा उस क्वेश्चन का, उसको मिलेगा रियल कैश प्राइज। तो जरूर मैसेज कीजिए। आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे समझाने का। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आयतन या वॉल्यूम क्या होता है सर? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे क्षेत्रफल आपका द्विविमीय, द्वि का मतलब है दो विमाएं होती हैं, द्विविमीय स्ट्रक्चर है ना। हाँ, जैसे लंबाई चौड़ाई इस टाइप का। और जो आयतन होता है दोस्तों, आपको दो विमाएं नहीं होती है, इसमें आपकी त्रिविमीय होती है। इसमें 3 विमाएं या 3 दिशाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखता है जनरली लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालने वाले में, है ना। वर्ग की लंबाई, वर्ग की चौड़ाई, ये सब चीजें, वृत्त का क्षेत्रफल। मगर यहाँ दोस्तों आपको क्या दिखने में, 3V में क्या दिखने मिलता है? लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक, इसी ऊंचाई को कोई ऊंचाई बोल देता है, इसी ऊंचाई को कोई मोटाई बोल देता है, जो भी। तो यहाँ दोस्तों आपको 2 विमाएं हैं इसलिए द्विविमीय, या 3 विमाएं हैं इसलिए त्रिविमीय। अर्थात आपको समझा देता हूँ इसी से कि क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सीट है, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो, जिसकी जमीन के टुकड़े का। हाँ भाई, आपका आयतन है तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, तो वृत्त है तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। और वही इस वर्ग से अगर आप बनाते भैया घन, इसमें देखिए 3 विमाएं हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और इसकी दोस्तों ऊंचाई भी, है ना। हाँ, बस इससे बना देंगे आप तो 80 बनेगा। घनाभ, देखिए घनाभ भी बन गया आपका, घन, घनाभ, है ना। वर्ग से बना घन, वहाँ आयतन से बना घनाभ, अवृत्त से बन गया भैया आपको क्या? गोला। तो गोला बन गया, सुंदर बना हुआ है। ठीक, तो 3 विमाएं होती है दोस्तों, तो इसलिए याद रखेंगे 2 विमाओं के लिए क्षेत्रफल शब्द प्रयोग होता है और 3 विमाओं के लिए आयतन शब्द प्रयोग होता है। इसलिए आपको यहाँ 3 विमाएं दी है, लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और ऊंचाई भी दी है। कुछ नहीं, जैसे भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते थे? लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई गुणा लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट या ऊंचाई, ये गहराई। ठीक, तो तीनों गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 10 गुणा 8। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 12 धाम 120, 120 से 8 करना है आपको, तो 120 गुणा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 1 0 960। तो आंसर आ गया 960। कह दिए मीटर क्यूब, क्योंकि अब त्रिविमीय है इसलिए क्यूब लगता है यहाँ पे।
आंसर हो गया कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी है। एक कमरे की लंबाई है, एक कमरे की लंबाई है 12 मीटर, ठीक है। उसकी चौड़ाई है आपकी भैया कितनी, 10 मीटर। 12 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, है ना। हाँ, और 8 मीटर ऊंचाई है, और 8 मीटर ऊंचाई है। चलिए बना लेते हैं लोग सेम टू सेम ऐसा ही। कमरा बन गया, देखिए कितना अच्छे से, ठीक। कमरा बन के रेडी हो गया। इधर बोलते कमरे की भैया लंबाई है 12 मीटर, उसकी चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई है 10 मीटर, और उसकी ऊंचाई है 8 मीटर। उसका आयतन निकालना था, आयतन निकाल लिया हम। 12 गुणा 8 गुणा 10 करके आयतन हमको निकल गया। मतलब इसके अंदर जितना कितना सारा सामान भर सकता है तो इतना भर सकता है। 960 लीटर पानी भर सकते हैं इस डब्बे में, 960 लीटर आप दूध भर सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए इस तरीके से समझाने के लिए, वो गलत तरीका है, गलत नहीं मतलब उस तरीके से। हाँ सर, आपको कमरे का आयतन समझ में आ गया कि इसमें कितना क्षेत्र ये अपने अंदर समाहित करके रखा है, क्षेत्रफल से आयतन अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। आइए कुछ नहीं, बस तीनों को गुणा करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार चादर की लंबाई, देखिए एक आयताकार चादर बोल रहा है, चल चादर ही बना लीजिए। 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर है, चौड़ाई है इसकी 30 मीटर। लीजिए भैया, लंबाई है इसकी 40, चौड़ाई है इसकी कितनी सर, चौड़ाई है इसकी 30। तो एक आयताकार चादर, ये आयताकार चादर मैंने बना दिया। इसकी लंबाई 40 मीटर है, इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर के वर्गाकार टुकड़े काट रहे हैं। मतलब इस चादर के चारों कोने से 5 बाई 5 का टुकड़ा काटा जा रहा है, ठीक। इसका सब चीज 5 5 है। वर्ग का टुकड़ा बोला तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वैसे यहाँ भी चारों टुकड़े से, चारों कोने से बोला है तो यहाँ भी 5 बाई 5 का वर्ग का टुकड़ा काट लिया गया, ठीक। हाँ सर, तो एक आयताकार चादर, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोने से 5 सेंटीमीटर के माप के वर्ग का टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनाई गई। तो इस 5 के 4 टुकड़ा काटा, और इसको काट के क्या किया, इसको काट के सर हटा दिया, है ना। तो इसको काट करके हटा दी। चलिए मैं भी हटा देता हूँ, देखिए चादर से इतने हिस्से को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हट गया भैया, ये इधर ये भी हट जाएगा, इतना हिस्सा हट गया इधर चादर का, ये भी ठीक। इतना हिस्सा हट गया भैया, यहाँ भी ठीक। तो वो बाकी बचे चादर से, शेष चादर से खुली संदूक बनाई गई। शेष चादर कितना बचा वही देख लीजिए। आइए, शेष चादर बचा भैया आपको ये ऐसे कटने के बाद, ये अब इतना टुकड़ा कट के निकल गया, तो ये इधर बचा, इधर बचा, इधर बचा, है ना। यहाँ 5 बाई 5 का 4 टुकड़ा निकाल लिया, तो ऐसा स्ट्रक्चर बच गया। अब ये 5 बाई 5 का निकाल लिया, इसका मतलब भैया देखिए ये 5 है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 5, 5। अच्छा देखिए, ये पहले ऐसे 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 करते हुए टुकड़े इसमें काट के निकाले ना भैया हम। हाँ, अब क्या देख रहे हैं सर, इसमें से 5 बाई 5, 5 बाई 5 है। तब क्या हो गया सर, इसकी जो पूरी लंबाई थी यहाँ से तक 40 थी, इसमें 5 और 5 घट गया, तो अब केवल कितनी लंबाई बची, अब केवल लंबाई बची है चादर की इस साइड की 30, क्योंकि 40 में से 5 और 5 10 घट गया, तो 40 में से 5 5 10 घटा, तो 30 सेंटीमीटर बस इधर लंबाई बची।
जितनी इधर बची एग्जैक्ट उतनी यहाँ भी बची है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से टोटल लंबाई 30 थी, ये टोटल लंबाई 30 थी, 30 में से 5 और 5 10 घट गया, तो 30 में से 10 घटा तो टोटल लंबाई कितनी बची है सर? बची है आपकी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है ना? हाँ, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको भैया इसका यहाँ से फोल्ड ही करना है सर। फोल्ड करेंगे क्या बनेगा सर? ये देखिए यहाँ से 5 इसका डेप्थ है ना सर, ये गहराई 5 है ना सर, 5 5, तो डेप्थ जब फोल्ड इसका फोल्ड करेंगे कि यहाँ से कट गया ये। इसका भी आपको एक संदूक बनाना है, तो अब संदूक कैसे बनाएंगे सर? संदूक कैसे बनेंगे? ये इधर से फोल्ड होगा, इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से फोल्ड होगा। सर फोल्ड होगा क्या होगा? जब इधर से फोल्ड होगा तो उसकी हाइट 5 ही जाएगी, 5। ये फोल्ड होगा, इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही जाएगी, इसकी हाइट भी 5, इसकी हाइट भी 5, अर्थात आपको जो संदूक मिलेगा वो संदूक की लंबाई क्या होगी सर? संदूक की लंबाई होगी 30, सर संदूक की चौड़ाई होगी 20, और सर संदूक की इस पल्ले की ऊंचाई, इस पल्ले की ऊंचाई कितनी? 5 है, तो 5 अर्थात 30 गुणा 20 गुणा, और जिसको फोल्ड करेंगे आप फोल्ड, तो भैया 5 लंबाई थी, 5 ही तो उठेगी अर्थात 5। तो शेष टुकड़े से शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। खुली संदूक में जिसको चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसी संदूक। संदूक में इसको ऊपर कोई हिस्सा घेरा हुआ नहीं है, खुला संदूक बनाना है ना? हाँ भाई, तो खुला संदूक बनाना है। संदूक का आयतन कितना होगा? आयतन के लिए पता ही आपको सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई चाहिए। लंबाई अब आपके पास बची है केवल लंबाई बची है 30, चौड़ाई बची है 20 और ऊंचाई बची है 5। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है। संदूक का आयतन आपको मिल गया, यही आयतन आपका वॉल्यूम आयतन कर लीजिए सर। 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 2 जीरो एक्स्ट्रा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात संदूक का आयतन कितना है? 3000 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर हो गई बात है? चलिए, समझ आ गया ना बात? हाँ, या वही था कि नया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना था, जो कि आपका निकल गया है। क्योंकि भाई पेटी जब बनेगा, संदूक बनेगा, तो यहीं से फोल्ड होगा, ये यहीं से फोल्ड होगा, ये यहीं से फोल्ड होगा और ये यहीं से फोल्ड होगा, तो 5 सेंटीमीटर का हाइट मिल जाएगा। चलिए, 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। 12 मीटर विमा की घनाकार कमरे में, 12 मीटर विमा बोल रहा है, घनाकार बोल रहा है, इसका मतलब क्या भाई? एक घनाकार बोल रहा है, घन का बात कर रहा है। घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, अर्थात घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब सर वर्ग से बनता है घन। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, घन की ही सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अर्थात अगर मान लीजिए मैं घन बनाता हूं, मैं एक घन बनाता हूं, तो इस घन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस घन की चौड़ाई होगी, और उतनी ही इस घन की क्या चलते हैं ऊंचाई होगी। अर्थात लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और 12 मीटर बीमा बोल दिया, मतलब सब की लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी सब इसकी कितनी है? 12 मीटर ही है। यही कैच था पूरा पकड़ने का कि 12 मीटर बीमा मतलब उसकी प्रत्येक भुजा लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी सब 12 मीटर ही है। और घन बोल दिया मैंने, घनाकार मतलब उसकी ऐसा स्ट्रक्चर इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हो गया? तो 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। इस कमरे में सबसे लंबा छड़ कैसे रख सकते हैं? सबसे लंबा छड़ जो है दोस्तों यही वाला रखा सकता है। देखिए, यहाँ से मैं छड़ को रखा और छड़ ऐसे करके ऐसे, यही सबसे लंबा छड़ रखा सकता है। यही एक सेक्टर है जो सबसे लंबा छड़ रखा सकता है ना? क्लियर हो गई बात? यस। तो ये बोल रहे हैं तो रखी जा सकती है सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। छड़ की लंबाई आपको बताना है। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, अब छड़ की लंबाई आप बताइए कैसे निकलेगा? हाँ, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? क्लियर? हाँ सर दिख रहा है।
इसमें कितना भी माथापच्ची करेंगे ना दोस्त, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये आपसे बनने वाला तो है नहीं। इसलिए माथापच्ची का मैटर नहीं है, आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है √3 इंटू भुजा। अब जिसको ये एक लाइन पता था, क्योंकि विकर्ण ही है ये, है ना, उस रूम का विकर्ण है, तो विकर्ण आपको निकालना है, आपको चल तो वही जो विकर्ण की लंबाई होगी वही उस छड़ की लंबाई होगी। तो आप सीधा सीधा रखते हैं यहाँ पे √3, भुजा कितना दिया है सर 12 इंटू 12, सिर्फ ये इतने करना था आपको, उसको लिखते जमा के 12√3, आंसर खत्म, यहीं पे खत्म, काम खत्म। मगर जिसको ये नहीं पता है उसका क्या सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ ऐसे लिखते हैं 12√3 आप आंसर देके फट से मारे आगे निकल गए, सोचिए कितना ज़्यादा टाइम आप बचा रहे और कितने सारे बच्चे उस कॉम्पिटिशन में आप आगे निकल गए। तब समझ रहे कैसे कोई बच्चा सिलेक्शन पाता है और कैसे कोई बच्चा सिलेक्शन से रुक जाता है। वो मैटर यही कि वो घर में बैठ के किस टॉपिक में कितना मेहनत किया और कितने फॉर्मूले उसको याद है, कितना ज़्यादा वो टाइम दिया किसी टॉपिक। इसलिए जब गणित सीखने का, जैसे हमारे पेड कोर्स में जब हम गणित सिखाते हैं तो हर एक फॉर्मूले को अच्छे से कैसे आया है, √3 इंटू भुजा, ये सब बताया जाता है वहाँ पे एक चीज़, तो आप समझ लिए, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते गए, सब ऑटोमेटिक अंदर बसने लगता है ना। सर पढ़ाया उसमें मैथ्स आपको, पढ़िएगा आप, देखिएगा जरूर, जो बच्चे पेड कोर्स उनसे पूछिएगा। आइए, तो आपका आंसर आपके हाथ में आ गया भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। देखिए, ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं बोल रहा भैया कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस है, ठीक। हम्म, 18 सेंटीमीटर वाला आपका बना हुआ है भैया, ठीक है। चलिए समझ जाने के लिए घनाकार, इसमें से 6 सेंटीमीटर के निकालने हैं आपको स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर वाला अगर आप इसमें से निकालते हैं कितने बनेंगे बोल रहा है ये, इसमें अब 6 है ना, हाँ। ऐसा टुकड़ा इसमें से काट काट के 6 बाई 6 का है, ये पूरा 18 बाई 18 का था, ये पूरा 18 बाई 18 का, 18 लंबाई, 18 चौड़ाई, 18 ऊंचाई, इसमें से आप दोस्तों 6 लंबाई, 6 चौड़ाई और 6 ऊंचाई वाला ऐसे घन बना के निकालते हैं। तो ऐसे कितने ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको आयतन पता है सर, बड़े वाले का आयतन कितना होगा, आयतन वही है जो 18, उसी को 3 बार गुणा करो, 18 गुणा 18 गुणा 18। तो किसी भी घन की तीनों भुजाएं आपस बराबर होती है तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करने से उसका आयतन आता है। क्योंकि ये घन है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं 18 गुणा 18 गुणा 18 ही है, इसलिए वही हम लिख दिए। और भाग दे दीजिए भैया किससे, इस छोटे वाले से, 6 गुणा 6 गुणा 6 वाले से, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए जिसको कॉन्सेप्ट पता तो क्या करता, 18 देखता, 6 देखता, सीधे 18 गुणा 18 को 18 लिखता, 6 गुणा 6 गुणा 6 लिखता और सब करके आंसर ले आता। सर 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ऐसे घन बनेंगे। अर्थात इस 18 बाई 18 बाई 18 वाले घन में से 6 बाई 6 बाई 6 वाले 27 घन निकलेंगे, 27 घन बन के निकल सकते हैं। कितना आसान है, 3 तिया 9 तिया 27 करके सीधा आंसर आपके हाथ में। तो जो पढ़ लिए उनके लिए बहुत आसान है, एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत फोड़ के आ जाएंगे। और जो नहीं पढ़े उनका सोचिए कितने पीछे हो गए कंपटीशन में। सोचिए तो रिवीजन क्लास है तब आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है क्या भाई ऐसा करना है। सोचिए अगर आप इसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं हमारे साथ जुड़ के बार बार बनाते हैं तो सोचिए तो आपको कितना स्ट्रांग हो जाता है कमांड। जैसे कि आप सबको पता पीएससी और व्यापम का रुझान अब मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की ओर फिर से हो गया है और इंडियन जीके जीएस की ओर। अब छत्तीसगढ़ जीके जीएस की तह में नहीं जा रहा है, वो इंडियन जीके जीएस की तह में जाना चाह रहा है। आप लोगों को लेवल अप कर रहा है पीएससी और व्यापम कोई भी। तो अब इंडियन जीके जीएस वाला पूरा हिस्सा
तो अच्छा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए। जो इस पे काम करेगा केवल उनका ही आने वाले समय में सिलेक्शन होगा। और जो सिर्फ छत्तीसगढ़ का बुक पढ़ के रट रहा है, मर मर के पढ़ रहा होगा, उसका बंटाधार नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। आपको बदलते हुए पैटर्न को समझना जरूरी है कि अब जितने भी पीएससी व्यापक जो भी हमारे विभाग हैं, आयोग हैं, उस सब आपसे क्या चाह रहे हैं कि आपको अब इंडिया लेवल का नॉलेज हो, इंडियन जीके जीएस के स्तर का ज्ञान ज़्यादा हो। सीजीजी के जीएस के स्तर का ज्ञान बहुत पूछ चुके हो एग्जाम में, है ना, अब है ही नहीं उतना सारा, हर साल नया थोड़ी पैदा होता रहेगा। यस, तो इसलिए इंट्रोडक्शन के रूप में आप सभी भी 50-100 में से 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पूछ जरूर लेगा, मगर वो सब बना लेते हैं, वहाँ कंपटीशन जीरो हो जाता है, क्योंकि सब लगभग छत्तीसगढ़ में जितने बच्चे हैं, जितनी कोचिंग है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके जीएस पे फोकस करवाती है बच्चों से। यार देखो 100 में 100 नंबर लाइन सिलेक्शन हो जाएगा, 100 में तुम्हारा 50 क्वेश्चन भी बनेगा, तो तुम भैया 50 क्वेश्चन बनाओ और सिलेक्शन पाओ, और 100 में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही आता है, तो तुम पढ़ो मर मर के। और भैया तुम कितने भी मर के पढ़ लोगे तो 100 में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़, पूरा 50 का 50 क्वेश्चन बना लोगे क्या छत्तीसगढ़ से? नहीं, तो 10-15 क्वेश्चन भी कम बना, 12 क्वेश्चन कम बना, तो हो गया ना पीछे कंपटीशन से। वही जो 12-15 क्वेश्चन है वो इंडियन जीके जीएस जो पढ़े रहेगा उसका कवर होगा ना। तो सिर्फ सीजी जीके जीएस पढ़ने से आपका बंटाधार नहीं होने वाला है, पोस्ट से आप दूर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए इन बातों को। जिनको आप सिलेक्शन लेना वो इंडियन जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये इतना हिस्सा जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी आप किसी पोस्ट के लायक हैं, अन्यथा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ईंट की विमाएं क्रमशः, एक ईंटा है भैया, ईंटा का बात कर रहा है, ईंट जो ईंट आप घर में प्रयोग करते हैं। हाँ सर, ऐसे ईंट आप देखते हैं ना, हाँ ऐसे ईंट रहता है। ऐसे ईंट आपको दिखता है? हाँ सर, इस पर अंदर वैसे नाम लिखा रहता है, यहाँ पे बोल करके यहाँ लिखा प्रतीक ईंट, हाँ प्रतीक ईंट लिखा, मान लीजिए ठीक। एक ईंट की लंबाई क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 9 इंच है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 4.5 इंच है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4 इंच, तो 4 इंच। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको पता है सब, जब बड़े से बड़े घनाकार आयतन का बात करता है तो घनाकार मतलब, घनाकार दे दिया मतलब इसकी तीनों भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। तो भाई बताइए इस 9/4/4 में जो सबसे छोटा होता है उसको ही हम लिख चलते हैं, क्योंकि 4 इंच जो है वो 4.5 में से भी मिल जाएगा, इस 9 इंच में सिर्फ 4 इंच बन जाएगा, अर्थात 4 इंच, इस 4.5 इंच में सिर्फ 4 इंच बन जाएगा, इस 9 इंच में सिर्फ 4 इंच बन जाएगा, अर्थात 4 इंच ही वो पैमाना है जिससे आप बना सकते हैं। तब इस ये जो ईटा है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 4 इंच का, इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले उसका भुजा पता चल गया, तो कुछ नहीं दोस्तों, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64, आंसर आपके हाथ में। किस ईंट में से काटे गए बड़े से बड़े घनाकार, तो बड़े से बड़ा घनाकार का भुजा कितना था? भुजा 4 ही हो सकता है, 4 ही भुजा का सबसे बड़ा बन सकता है, उसमें से घनाकार है ना, घन बन सकता है। इस ईंटे में से 4 भुजा वाला ही सबसे बड़ा घन बन सकता है। जब भुजा 4 है तो भाई आयतन क्या होता है? भुजा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो उसका आयतन मिल गया 64। तो टुकड़े का आयतन हो गया 64, क्या 64 इंच क्यूब। क्लियर? तो ये वाला बात है जो पीछे आप पढ़े थे इससे पहले क्षेत्रफल वाले में, सेम वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी है। इसे पिघलाकर, देखिए लोहे का चादर है और 1 सेंटीमीटर पतली है, तो लोगों को आपको क्या लगता है? ऐसा पतला सा चादर दिख रहा है बस आपको आंखों के सामने, कोई ऐसा पतला सा चादर है, ऐसा पतला कोई सा चादर है, लोहे का चादर है, उसका बात कर रहे हैं कि हाँ भैया लोहे की चादर का लंबाई कितना है? 27 सेंटीमीटर। उसका चौड़ाई कितना है? उसका चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। और भैया यहाँ ध्यान रखना कि नहीं भैया सिर्फ इतना ही नहीं है, वो 1 सेंटीमीटर मोटा भी, अर्थात वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मोटा भी है, मोटा भी है, मोटा भी है, मोटा भी है, मोटा भी है और मोटा भी है। अर्थात जब ऐसा आप बना दिए तो आप समझ कि भैया रियल मायने में तो एक ठोक घनाभ के रूप में है ये। और इसका ऊंचाई कितना है? ये उसका ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर।
हाँ, तो मैं रियल मायने में कोई पतला सा चादर नहीं है, उस चादर कोई कोई मोटाई होगी तो भैया अब ये कहेंगे आपकी घनाभ बन गई है ना। इसकी तीनों भुजा, जिसकी एक भुजा 27 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। याद रखिए, आयतन में परिवर्तन कभी भी नहीं आता है। अर्थात आयतन कैसे निकलता है सर? 27 गुणा 8 गुणा 1, तीनों भुजा को गुणा करने से निकलता है। अगर वो घन हो तो तीनों भुजा बराबर होती है, अगर घनाभ हो तो तीनों भुजा अलग अलग होती है। तो आयतन निकाल लीजिए भैया। आयतन कैसे निकल जाएगा? 27 गुणा 8 गुणा 1 से आपका आयतन निकल जाएगा। और दोस्तों आप इसमें से जितने भी टुकड़े कर करके जितना भी चीज़ बना लीजिए, इसमें आज जब छोटा छोटा टुकड़ा करके बहुत सारा अलग अलग आयतन का बहुत सामान बना लिए, तब भी सारे आयतन को जोड़ने पे भी वो टोटल आयतन इसके योग के इतने इसके गुणनखंड के बराबर ही प्राप्त होगा। अर्थात आयतन कभी भी नहीं बदलता है। बस यहीं से पूरा कैच है इस वाले क्वेश्चन में। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। इसको पिघला दिए, इस पूरे लोहे का चादर को पिघला दिए। दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले जो ये दिया है हमको, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भैया? देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पहले आपको ये समझा दूँ एक अलग पेज में। आइए, संपूर्ण पृष्ठ मतलब किसी भी घन घनाभ में 6 पृष्ठ है, तो भाई संपूर्ण पृष्ठ आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसका ऊपर का, ऊपर वाला छत, जैसे आपका घर कमरे में, नीचे वाली जमीन। हाँ सर, ये देखिए दोनों एक बराबर, तो आपके नीचे की जमीन जितना उतना ही बराबर छत होता है कि नहीं होता? यस सर। इधर का दीवाल, इधर का दीवाल, इस साइड के इधर साइड का। हाँ सर। और जो इधर का दीवाल है, इधर के दीवाल। हाँ सर, इधर का ये दीवाल। हाँ सर, ये दोनों आपस बराबर होगा। और ये सामने आपको दिख रहा है, सामने तो खाली खाली है, इस सामने का ये वाला दीवाल। हाँ, और पीछे का दोस्तों, वो पीछे का वो दीवाल, हाँ, वो दोनों आपस बराबर। अर्थात जैसे आपके खुद कमरे को देखिए, जितना आपका जमीन है उतना ही आपका छत है, जितना आपका फ्लोर उतना ही छत है, ठीक है। जितना राइट दीवार उतना ही लेफ्ट दीवार होगा, जितने सामने का दीवार होगा उतने पीछे का दीवार होगा। अर्थात यहाँ हर एक चीज़ डबल डबल जोड़े में होता है। अर्थात दो सरफेस एक जैसे होते हैं, ऊपर नीचे वाले एक जैसे, है ना। हाँ, प्लस फिर दो सरफेस आपके लेफ्ट राइट वाले एक जैसे, फिर आपके भैया सामने और पीछे वाले एक जैसे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस साइड वाले पृष्ठ का, जितने साइड है आगे पीछे, साइड बाइड, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल को मिला करके होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल को मिला के बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, पीछे और ये आगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, इधर का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, नीचे का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, पीछे का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और सारे क्षेत्रफल को जोड़ के बनता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो आप उसको भैया, क्योंकि दो एक जैसे होते हैं, जैसा जमीन है वैसी छत है, तो इसको आप सीधा सीधा या तो दो बार कैलकुलेट कीजिए, ये सबको एक बार कैलकुलेट करके गुणा 2 कर दीजिए। मतलब ऊपर नीचे वाले को एक बार निकालिए, गुणा 2 कर दीजिए। जैसे ऊपर का जो क्षेत्रफल, जैसे आपके छत का जो क्षेत्रफल है वो निकालिए, गुणा 2 कर दीजिए। तो ऊपर का क्षेत्रफल, अपने कमरे को इमेजिन कीजिए, ऊपर का क्षेत्रफल निकालिए, जितना लंबाई है छत का, जितना चौड़ाई है, निकालिए ऊपर का क्षेत्रफल, गुणा 2 कर दिए, तो ऊपर का, नीचे का, जमीन का, आपके फ्लोर का भी क्षेत्रफल आ गया, है ना। लेफ्ट दीवार और राइट दीवार का, एक दीवार का निकालिए, गुणा 2 कर दीजिए, तो दोनों दीवार खत्म। आपके सामने की दीवार का निकालिए और पीछे की दीवार गुणा 2 कर दीजिए, तो पीछे दीवार पूरा खत्म। आपके ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आइए, तो सेम टू सेम यहाँ भी वैसी है। कैसे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका निकालिए, इस चादर का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों के संपूर्ण पृष्ठ को अंतर ज्ञात करना है। तो पहले इस जो पहले चादर था उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है, है ना। तो क्या है भैया, हो जाएगा 2 गुणा ऊपर वाले, 2 फिर प्लस 2 गुणा नीचे वाले, 2 गुणा साइड वाले, वो ऐसे करके होगा। इसमें लिख दो सीधा सीधा आपके
तो लिखिए ऊपर वाला कितना होगा, देखिए 27/8 का, तो 27 गुणा 8, जैसे ऊपर का हुआ वैसे जस्ट नीचे का भी है, वैसे जस्ट नीचे का भी होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसकी ऊपर लंबाई है कि 27/8 है ना, तो एक नीचे हिस्सा है, एक ऊपर छत वाला जमीन वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा और ऊपर छत वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा और छत वाला हिस्सा दोनों ऐसी है, तो ये 2 बार है तो इसलिए 2 बाहर 2 का गुणा कर दिया है, ठीक है, प्लस 27 गुणा 8 हो गया, फिर 8 गुणा 1, ये 8 इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, ऐसा भी 2 हिस्सा है, प्लस 27 गुणा 1, 27 गुणा 1, ऐसा भी 2 हिस्सा है, 2 सब में कॉमन निकाल लिए, 2 के अंदर का बचा 27 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 27 गुणा 1, 2 सब में से बाहर निकाल लिए थे हम, तो बच्चा सर ये 2 का 2 यहीं रह जाएगा, 27 गुणा 8 कर लीजिए, 8 कम 8, 27 कम 27, 27 का 8 से, 27 का 1 से, 1 का 27 से, 1 का 8 से, 8 का 1 से, तो 27 दहाम 2 70 होता है, 27 दूनी 54 होता है, तो 8 दूनी 16, 160 और 8 सत्ते 56, ये हो गया 216 है ना, हाँ 216 ही होगी, प्लस 8 1 कम 8 प्लस 27, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 16 में 8 जोड़ दोगे 224, ठीक, 8 16 8 24 और 24 24 48, 48 का 49 प्लस 51, 251, ये अंदर हो गया 251 गुणा 2, तो हो गया भैया आपका 250 250 502, तो भैया आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया 502 कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 502 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये तो हो गया भैया जब चादर वाला हिस्सा था तब। अब इस चादर को आप गला दिए, और गला के क्या किए, सर इस चादर को गला के अब केवल क्या बना रहे हैं आप, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर इसके पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो घन का क्या होता है सर, घन की लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होती है। तो ये क्या होता है सर आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो आयतन यही रह जाएगा 27 गुणा 8 गुणा 1, है ना। अब जब उसको इस चादर को आप पिघला दिए, तो इस चादर का जितना आयतन था इस चादर से अब आप कुछ भी बनाएंगे उसका आयतन उतना ही होगा। तो चादर का आयतन कितना था सर, 27 गुणा 8 गुणा किसके आयतन था, उसको लिख देते हैं, आइए सॉल्व कर देते हैं इसको भी। 27 गुणा 8 गुणा 1, तो 27 गुणा 8 हम किए थे ना, हाँ 216 ही तो आया था, यस 216 और सेंटीमीटर क्यूब, 8 दूनी 16, 160, 8 सत्ते 56, 160 56 216, ठीक है। तो आयतन तो भैया कितना है, आयतन है सर हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम नया क्या बनाया, इसको गलाए, इस चादर को हम गला के एक पिघला कर एक घन बनाया गया। तो घन हम पिघला के जब घन बना भी देंगे तो उसको भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों एक ही जैसा तो होगा। आयतन क्या हो जाएगा, नए चादर की, नए पिघला के बनाए वाले चादर की आयतन तो भैया यही आयतन 216 ही रहेगा, और उसका बीमा क्या होगा, उसको बीमा ए गुणा ए ही रह जाएगा, अर्थात 3a हो जाएगा, अर्थात आयतन हो जाएगा इसका 3a बराबर 216, अर्थात a बराबर 216/3, ठीक। तो 7 और 2 72 हो गया, 72 सेंटीमीटर। चलिए अब मगर मुद्दे की बात कुछ अलग आ जाएगी यहाँ पे। क्या बोला, क्या आपसे, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात करो। तो पहले का संपूर्ण पृष्ठ मिल गया 502, दूसरे का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। यही तो बात है, बोला ना आपको, दिख रहा है कि नहीं क्लियर भैया, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन भी बस है थोड़ा समझने वाला। हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम है ना।
अच्छा, मगर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। आयतन बराबर क्या हो सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये 3a नहीं होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सुधार देते हैं। भुजा निकाल रहे हैं, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। जब घन बनाया गया पिघला करके, इस 216 क्यूब वाले को घन बनाया गया, तो सर ए गुणे मतलब होता है ए क्यूब। ए क्यूब, तो मैं नया जो पिघला के जो भी नया चीज़ बना है उसकी भुजा निकाल रहा हूँ, क्योंकि पिघलाने के बाद घन ही बना है, घन पिघला के एक घन ही बना है, तो घन का भाई भुजा बराबर होगा। तो घन का भुजा बराबर होता है ए क्यूब, आयतन बराबर होता है ए क्यूब, ए गुणे मैंने ए क्यूब बराबर 216 लिखेंगे हम। तो ए बराबर हो जाएगा अंडर क्यूब वर्ग घनमूल के अंदर 216। किसका घनमूल 216 होता है दोस्तों, तो सर घनमूल होता है 6 छके 36, 36 छके 216 तो हो गया 6, अर्थात नए पिघलाकर बने हुए घन की भुजा कितनी मिल गई, नए पिघलाकर बने हुए घन की भुजा मिल गई हमको 6 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आइए जब 6 सेंटीमीटर मिल गई है तब जो भी नया आपका बनेगा घन है ना बनेगा अच्छे घन, तो इसका लंबाई की, इसका लंबाई भी 6, इसका चौड़ाई भी 6, इसका वही चौड़ाई भी 6, ऊंचाई भी 6। बस अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत डाउट ही नहीं है सर। कैसे, 6 गुणा 6 वाला 2 हिस्सा है, 6 गुणा 6 वाला भी 2 हिस्सा है, प्लस फिर 6 गुणा 6, क्योंकि सब पूरा 6 ही 6 है, तो 6 गुणा 6 वाला फिर 2 हिस्सा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे निकल था ना सर, फिर 6 गुणा 6 वाला भी 2 हिस्सा है। तो इसमें हो क्या रहा है इसमें, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 6 छके 36, 36 दूनी 72, 72 प्लस 72 प्लस 72, अर्थात इसको आप जोड़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को, संपूर्ण जो पिघल के बना है नया घन पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 72 72 72 721 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं सर। पुराने चादर का कितना था सर, पुराने चादर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 502 था सर। नए वाले जो नया घन बना है जिसका 6 6 भुजा है, भुजा पूछा तो भुजा भी आप 6 बताते, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 216 है। तो सर कुछ नहीं, दोनों का अंतर बताना है, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 502 में से 216 घटा दीजिए, तो 502 में से 216 आप घटा देंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, 502 में से 216 आप घटा लीजिए, 12 में 6 गया 6, 9 में से गया 8, 4 में 2 गया 2, 286, आंसर आ गया 240। यही आपका अंतर है। ठीक, जिनको ध्यान है बस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 लंबाई वाले 2 चौड़ाई वाले 2 ऊंचाई वाले से करके भाई निकाल लेंगे आप, बन जाएगा आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो यहाँ बात कर रहे हैं सर एक कुआं का। कुआं कैसे होता है सर, कुआं कभी आप देखोगे सर, कुआं एक ऐसा आकृति होता है, हाँ सर इससे ऐसा कुआं होता है, हाँ सर ऐसी कुआं होता है, इसमें तो पानी नहीं भर रहता है ना, यस सर। दोस्तों कुछ नहीं, जब यहाँ पे कुआं बोला इसका मतलब आपसे वो बेलन का बात कर रहा है। पढ़ाई की टर्मिनोलॉजी में इसी को कुएं को ही हम बेलन बोलते हैं, बेलन। क्या बोल रहे हैं, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इस गहरे की गोलाई की त्रिज्या है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। और इस गोले की जमीन से लेकर के ऊपरी सतह तक की ऊंचाई कितनी है सर, इसकी ऊंचाई हाइट है सर इसकी 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरा, तो गहरा कितना है सर, गहरा है 40 मीटर। तो इसमें कितनी मिट्टी प्राप्त, तो इसकी खुदाई जब होगी, जब आप इतना 3.5 मीटर त्रिज्या वाला 40 मीटर गड्ढा 40 मीटर गहरा कुआं आप खोदेंगे तो कितना मिट्टी बाहर आएगा, तो भाई जितना इसका आयतन होगा उतना ही मिट्टी बाहर आएगा। तो भाई गोले का आयतन, गोले बोल रहा हूँ, आपका बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता भाई आपका आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के ना, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप जान रहे कि नहीं जान रहे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू भाई 22/7, आर का वैल्यू क्या, त्रिज्या का वैल्यू दिया 3.5 मीटर, 3.5 का वैल्यू लिखता हूँ 7/2, 3.5 को ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 पूरा, फिर से आर स्क्वायर से 2 बार 7/2 पूरा। हाइट कितना दी, हाइट दी सर आपको 40 मीटर। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आपके हाथ में। पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच।
क्लियर हो गई बात। वही वृत्त पर वृत्त क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर तो होता ही, यहाँ सर वृत्त होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और कितने हाइट तक सर, हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h तक। हाँ सर, तो उतना क्षेत्रफल वाला इतना गहरा कुआं खोदना है, तो मिट्टी कितनी बाहर आएगी आपको यहाँ से निकल जाएगा रियल मायने में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए आपके हाथ में। 7 से गया 7, 2 से गया ये 22 11 बार में, 2 से गई ये 40 20 बार में। अब क्या बचा आपके सामने, बचा है 11 गुणा ये 7 गुणा ये बचा 20, नीचे कुछ बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 11 गुणा 7 गुणा 20 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो हो गया सीधा सीधी बात, 20 सत्ते 140, तो 11 गुणा 140, 140 दहाम 1400 है ना, हाँ, और 140 1400 100 1500 1540, तो 1540 हो गया भैया, आ गया आपके सामने आंसर 1540 मीटर क्यूब मिट्टी बाहर निकलेगी, मिट्टी प्राप्त होगी। 1540 मीटर क्यूब मिट्टी प्राप्त आपको हो जाएगी जब आप 3.5 मीटर त्रिज्या वाले और आपके 40 मीटर हाइट वाले कुआं को खोदेंगे, तो उसमें से 1540 मीटर क्यूब मिट्टी बाहर आएगी। तो दिक्कत कोई डाउट कुछ नहीं, बस समझना यही था कि रियल मायने में जब कुआं बोला है तो बेलन का बात करना चाह रहा है, बेलन का आयतन आपसे जानना चाह रहा है, बस वो घुमा के कुएं के रूप में दे दिया है। क्लियर, आइए अभी भी आसान है दोस्तों। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। मैं कुआं खोदना कितने हाइट तक, कितना हाइट h हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर h, देखिए फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर h, तो याद रखने की टेंशन नहीं है आपको, है ना। चलिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, देखो एक बार, दिख रहा है। चलिए, दो बेलनों की आयतन समान है, मगर इसके पाई आर स्क्वायर h सेम है, उसके पाई आर स्क्वायर h सेम है, ठीक। चलिए देखिए, दो बेलन की आयतन है और दोनों समान है, तो इसका पाई आर स्क्वायर मानते हैं छोटा वाला है, तो पाई आर स्क्वायर और h, एक और बेलन पाई आर स्क्वायर और h, दो बेलन का आयतन, मगर इसका आयतन क्या है सर, इसका आयतन जो है वो समान है। आयतन समान कैसे होगा, जब भी त्रिज्या इसकी छोटी है तो उसकी त्रिज्या बड़ा होगा, और इसका अगर त्रिज्या बड़ा है तो इसका हाइट को कम होना पड़ेगा और इसके हाइट को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके समान होगा। ये त्रिज्या छोटी, ये त्रिज्या बड़ी, इसकी हाइट कम, इसकी हाइट ज़्यादा, तब तो जाकर बैलेंस होगा। यस, यदि इनकी ऊंचाइयों में देखिए समान है, आयतन इनका समान है, आयतन समान है बोला, ये पूरे यहाँ से पहले आपको ये वाला हिस्सा पकड़ना पड़ेगा, दोनों का आयतन आपने समान कर दिया। यदि इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात है तो इसका हाइट की जगह रख लीजिए, है ना, 2:3 का अनुपात आप रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक। तो हाइट रख लीजिए भैया, h की जगह रखिए 3, क्योंकि बड़ा वाला है, 3 गुना हाइट, ठीक। और सर वहाँ आपका हाइट कितना है 3h, इसको लिखते हैं हाइट इसका 3x अनुपात, क्योंकि और हाँ छोटे वाले का हाइट कितना है 2, तो छोटे वाले हाइट की जगह लिख लिया हम लोग भैया 2x। यहाँ भाई पाई आर स्क्वायर तो ऐसी है, या भैया पाई आर स्क्वायर तो वैसी है। यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात, देखिए उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है ना, 2:3 का अनुपात है दोनों की ऊंचाइयों में, यस सर। तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनका व्यास में अनुपात आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यासों में आपको अनुपात निकालना है। व्यास क्या होता है सर, सर व्यास होता है डी, व्यास का d बाई 2 इज इक्वल टू r मिलता है आपको, अर्थात आपको r की जगह d मिलना चाहिए, है ना भाई, r की जगह d होना चाहिए। व्यास आपको निकालना है, व्यास बराबर व्यास बट्टे 2 बराबर त्रिज्या। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। तो व्यास बराबर कर देते हैं, व्यास मान लीजिए हम d ले लेते हैं, व्यास उसका d ले लेते हैं। देखिए ये पाई से पाई है, पाई से पहले की मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए पाई को मैंने काट दिया, इस पाई से काट दिया, इधर क्या बचा आर स्क्वायर 3x, कैपिटल आर स्क्वायर 2x। सर आर को मेरे को व्यास में बदलना, क्योंकि व्यासों का अनुपात बोला है, व्यासों का अनुपात, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है d बाई 2, तो लिख लीजिए भैया d बाई 2 और उसका स्क्वायर, यहाँ 3x, यहाँ आर स्क्वायर पर क्या होगा सर, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर, मैं डी बोल रहा हूँ
d/2 उस पूरे का स्क्वायर इंटू 2x। ये पाई तो वापस में काट दिया लेफ्ट हैंड में, ठीक। अब देखिए सर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका d/d² 4 इंटू 3x। फिर क्या हो गया, कैपिटल D² 4 इंटू 2x। तो अब देखिए जो x x लेके चल रहा हूँ, इधर भी x उधर भी x है, तो इस x को भी मैं काट देता हूँ आपस में, है ना। हाँ सर, इस 4 को भी नीचे में 4, इधर भी उधर नीचे में 4, इस 4 को मैं काट देता हूँ। इधर क्या बचता है, इधर बचता है केवल केवल D² इंटू 3, इधर बचता है केवल केवल कैपिटल D² इंटू 2। तो ये तो बोला था, उनके उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात करना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो कैपिटल D² अपॉन स्मॉल D² निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, कैपिटल D² अपॉन स्मॉल D²। इस D² में ये D² तो नीचे ले गए, तो इधर 3/2 हो जाएगा। फिर मिले हमको 3/2 मिल गया, ठीक। और सर ये दोनों के स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, तो बन जाएगा कैपिटल D/स्मॉल d बराबर √3/2। ऐसे और लिखना हो तो लिख सकते हैं √3 अनुपात है, अनुपात √2, ठीक। चलिए, तो आंसर आपको मिल गया भाई। D अनुपात है √3 रेशियो, इसको D बराबर √3/2 मिल गया। क्लियर हो गई बातें। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया, √3/2। तो अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात मिल गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आ गया विनर प्राइज वाला क्वेश्चन। जो भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर 9406421014 में मैसेज करेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजेगा, उसको मिलेगा रियल कैश प्राइज। तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए दोस्तों, जो भी विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा। और इसी नंबर पे 9406421014 पे ही अगर आपको ये पूरा जो है पीछे सॉल्यूशन लिखा हुआ हूँ, ये पूरा सॉल्यूशन जो मैं लिख रहा हूँ अपने हाथ से बना के जो बनाया हुआ लिखा हूँ, फॉर्मूला लिखा हुआ चाहिए, वो बिल्कुल फ्री, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा यह, ठीक। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, इसमें लगी धातु का आयतन कितना होगा। तो चलिए, ये है क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से आप सबको आज होमवर्क में देता हूँ। जो भी आप में से सक्षम व्यक्ति है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वह इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करे। मैं देखना चाहूँगा आप में से कौन है जो इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे कमेंट किया रहेगा सही आंसर इसका, तो उसका मैं नाम जरूर लूंगा भाई, उनको शाबाशी भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।